आज के इस वीडियो में हम अकबर और महाराणा प्रताप के बारे में अध्ययन करेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। उनकी माता जयवंता बाई पाली के अखेरा सोनगरा चौहान की पुत्री थी। फरवरी 1572 ईस्वी में प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह की गोगुंदा में मृत्यु हो गई। उसने प्रताप के अधिकारों की अवहेलना कर अपने दूसरे पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। क्योंकि जगमाल की माता भटियाणी पर उसकी विशेष कृपा थी, अतः उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल की राजगद्दी पर भी बैठा दिया गया। किंतु यह स्थिति अधिक देर तक नहीं रही। जालोर के अखेराज एवं ग्वालियर के राम सिंह ने इसका विरोध किया। तब रावत कृष्णदास व रावत सांगा ने अन्य प्रमुख सामंत सरदारों की सहमति से प्रताप को गद्दी पर बैठाने का निर्णय कर उदय सिंह की दाह क्रिया से लौटते ही 28 फरवरी 1572 ईस्वी को प्रताप को गोगोंदा में ही मेवाड़ की राजगद्दी पर बिठाया। इससे क्रुद्ध हो जगमाल मेवाड़ छोड़कर चला गया। अजमेर के सूबेदार के प्रयत्नों से उसे अकबर ने पहले जहाजपुर का परगना और फिर सिरोही का आधा राज्य प्रदान किया, परंतु दुर्भाग्य से ने जगमाल का वहाँ भी साथ नहीं छोड़ा और 17 अक्टूबर 1583 ईस्वी को तताणी के युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। मेवाड़ जब महाराणा प्रताप शासक बने उस समय मेवाड़ की स्थिति बड़ी शोचनीय थी। मेवाड़ में के अनेक प्रदेशों पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। अकबर के पास एक विशाल सेना तथा विपुल साधन थे, जिनके बल पर उसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। वह इन कठिन परिस्थितियों में भी राणा प्रताप ने धैर्य और साहस का नहीं छोड़ा और उन्होंने मेवाड़ राज्य की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने मेवाड़ के स्वामित्व सामंतों और भीलों के सहयोग से एक शक्तिशाली सेना का गठन किया और मेवाड़ की जनता में साहस और उत्साह की भावनाएं जागृत की। अगर अब हम देखेंगे इन दोनों के मध्य युद्ध के क्या कारण रहे। यद्यपि राजस्थान के अनेक राजपूत नरेशों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने शुरू से ही मुगल विरोधी नीति अपनाई और मुगलों के विरुद्ध सैनिक तैयारी करने लगे। इससे अकबर बड़ा नाराज हुआ और उसने राणा प्रताप को दंडित करने का निश्चय कर लिया। अकबर एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। वह अपनी सैन्य शक्ति के बल पर संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, अतः वह मेवाड़ की स्वतंत्रता को सहन करने के लिए तैयार नहीं था। अतः उसने महाराणा प्रताप की स्वतंत्र सत्ता का दमन करने का निश्चय कर लिया। इसके अलावा महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे। वह मेवाड़ की मान मर्यादा तथा स्वाधीनता की रक्षा करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। वह मुगलों की अधीनता स्वीकार करके अथवा उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए तैयार नहीं थे। अतः अकबर ने राणा प्रताप की शक्ति का दमन करने का निश्चय कर लिया। इसके अलावा प्रारंभ में अकबर ने कूटनीतिक प्रयासों से राणा प्रताप को अधीन करने का प्रयास किया। 1572 में अकबर ने जलाल खां को राणा प्रताप के पास भेजा, परंतु वह असफल होकर लौट आया। इसके पश्चात 1573 इसमें मानसिंह भगवान दास तथा टोडरमल को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा, लेकिन मुगलों का और उनके वह प्रस्ताव रखा कि वह मुगलों संधि कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए मना कर दिया था। परंतु अतः कूटनीतिक प्रयासों की विफलता के बाद अकबर ने सैन्य शक्ति के बल पर राणा प्रताप को दमन करने का निश्चय किया। प्रताप ने अपनी सेना का अकबर ने राणा प्रताप का दमन करने के लिए मानसिंह को नियुक्त किया। मानसिंह ने 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से प्रस्थान किया। उसने खमनोर के निकट मोलेला नामक गांव में अपना पड़ाव डाला। राणा प्रताप ने हल्दी घाटी से 8 मील पश्चिम में लोहसिंह नामक गांव में अपना पड़ाव डाला। एस.एल. श्रीवास्तव के अनुसार मुगल सेना में केवल 5000 सैनिक थे। मुगलों के पास हल्की तोपें भी थीं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राणा प्रताप की सेना में 3000 घोड़े तथा 2000 पैदल तथा 100 हाथी थे। 21 जून 1576 ईस्वी को दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ। जून के तृतीय सप्ताह में खमनोर के पास शाही सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। बदायूनी ने इसे खमनोर का युद्ध कहा और अबुल फजल ने इसे गोगोंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है। प्रारंभ में प्रताप की सेना का आक्रमण इतनी तीव्र गति से था कि सारी मुगल सेना तितर बितर हो गई, परंतु मैत्र खां की तत्परता से सारी स्थिति को संभाल लिया गया। इस युद्ध में प्रताप के जीवन को काफ़ी खतरा
पैदा हो गया, परंतु उसके झाला सामंत की सूझबूझ के कारण उसकी रक्षा हो सकी थी। लड़ाई सुबह से आरंभ कर दोपहर तक चलती रही तथा दोनों पक्षों के हताहतों की संख्या 650 के करीब पहुंच गई। अवधि एवं मृत सैनिकों की संख्या को देखते हुए युद्ध विशेष महत्व का प्रतीत नहीं होता, परंतु परिणाम की दृष्टि से युगांतकारी सिद्ध हुआ। अब अगर इस युद्ध का महत्व देखें, इस युद्ध का सर्वाधिक महत्व इस बात से है कि गत अर्ध शताब्दी से चले आ रहे राजस्थान मुगल संघर्ष में पहली बार मुगल मेवाड़ को न हरा सके। मुगलों के निरंतर विजयों से उनके अजय होने का जो भ्रम भारतीय राजनीतिक क्षितिज में व्याप्त था, उसे इस युद्ध ने ध्वस्त कर दिया। कतिपय इतिहासकारों ने इस युद्ध में प्रताप की हार बताई तथा युद्ध क्षेत्र में भाग जाने की बात कही। परिस्थितियों, स्थानीय साधनों, यहाँ तक कि पर्शियन इतिहासकार बदायूं जो स्वयं युद्ध क्षेत्र में मुगलों की ओर से लड़ने के लिए उपस्थित था, उसकी पुस्तक के आलोचनात्मक अध्ययन से भी उपरोक्त कथन निर्मूल सिद्ध होता है। राज प्रशस्ति, राज प्रकाश व जगदीश मंदिर प्रशस्ति ने स्पष्ट रूप से प्रताप को विजयी माना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकार के साधनों में अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन की संभावना रहती है, परंतु हार को विजय में परिणत करते इतनी नहीं। किसी भी राजस्थानी साधनों में पूर्ण पराजय को विजय में बदलने का उदाहरण नहीं मिलता। खानवा की हार को किसी ने न तो जीत कहा, न ही अनिर्णायक युद्ध माना, न ही 1568 ईस्वी में अकबर के चित्तौड़ अधिकार को नकारा है। अतः यह दोष उपयुक्त प्रशस्ति के निर्माता अथवा उत्तीर्णकर्ताओं पर भी नहीं लगाया जा सकता। इस युद्ध के दौरान सब बातों की पहल प्रताप ने अपने पास रखी। उसने मुगलों को अपने ही चुने स्थान, समय व तरीके से लड़ने को बाध्य किया। आक्रमण का प्रारंभ भी उसने ही किया। हाथियों को भी उसने ही अपने चुने हुए स्थान पर लड़ाया तथा मैदान से पहाड़ों की ओर युद्ध की स्थानांतरण करने का प्रयास भी उसी ने किया। प्रताप हकीम का सूर ग्वालियर के रामशाह के नेतृत्व में हुए मेवाड़ी आक्रमण की भयंकरता को स्वयं बदायूं स्वीकार करता है। उसका मानना है कि इन आक्रमणों ने मुगलों की रक्षा शक्ति को छीन बीन कर दी। अच्छे मुगल योद्धा युद्ध भूमि से 10-12 मील से भी अधिक दूर भाग कर जीवन सुरक्षित रख सके। मानसिंह भी सौभाग्य से ही बच पाया। मुगलों की सैनिक संख्या प्रताप से करीब 3 गुना थी, अतः जैसे ही प्रथम आक्रमण के बाद पुनः व्यवस्थित हुए तो प्रताप ने युद्ध को खुले मैदान से हटा पहाड़ी क्षेत्र को मोड़ना चाहा, अतः वह अपनी सेना सहित इस क्षेत्र में घात लगा बैठ गया। बदायूं लिखता है कि मैदान से हटने के पहले प्रताप की सेना के दोनों भाग मिले। वह इस भय से कि प्रताप सेना सहित पहाड़ों में छिपा हुआ है, मुगल सेना का उधर जाने का न तो साहस ही था न शक्ति ही। मानसिंह स्थिति को जानता था। प्रताप के नए चुने हुए स्थान पर लड़ने का अर्थ संपूर्ण मुगल सेना की जान खतरे में डाल देना होता। अगर मानसिंह चतुराई न करता तो और प्रताप के जाल में आ जाता तो उसे करारी हार का सामना करना पड़ता। परिस्थितियों को भी देखें तो स्पष्ट है कि प्रताप हारा नहीं। अगर ऐसा होता तो मुगल संघर्ष में उनके अनुयायी ही उसका नेतृत्व स्वीकार नहीं करते। 50 वर्ष पूर्व 91 युद्ध की हार के पश्चात राणा सांगा बाबर से लड़ने के लिए चंदेरी की ओर रवाना हुआ, परंतु उसके सामंतों ने उसके नेतृत्व में लड़ने की बजाय सांगा को ही विजय देकर उसका जीवन समाप्त कर दिया। हल्दी घाटी युद्ध ने 40 वर्ष बाद प्रताप के उत्तराधिकारी अमर सिंह ने लंबे संघर्ष के बाद 1615 ईस्वी में मुगलों से संधि कर ली। संधि मेवाड़ के लिए पूर्ण सम्मानजनक थी, फिर भी समझौता कर लेने से अमर सिंह को इतनी आत्मग्लानि हुई कि अपने शेष जीवन काल में महलों से बाहर नहीं आया। उसने राज्यकाल में अपने पुत्रों के हाथों में सौंप दिया। प्रताप का तो शासक बनने के बाद यह पहला ही युद्ध था। इससे हार जाने पर किसी भी स्थिति में उसका नेतृत्व स्वीकार नहीं होता। बदायूं भी स्वीकार करता है कि जब युद्ध के समाचार लेकर वह अकबर के पास जा रहा था तब मार्ग में मुगल विजय के बारे में बताता तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। यहाँ तक कि अकबर ने भी मानसिंह द्वारा भेजे गए संदेश पर विश्वास नहीं किया। अतः महमूद खां को वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए मेवाड़ भेजा। अगर मुगल विजयी होते तो मानसिंह व आसफ खां को पारितोषिक मिलता। इस युद्ध का अन्य परिणाम यह रहा कि इससे एक और प्रताप का स्वयं में आत्मविश्वास बढ़ा तो दूसरी ओर उसके नेतृत्व की जनमानस में प्रगाढ़ आस्था। 91 युद्ध के पश्चात ही भारत विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए नेतृत्वहीन हो गया था। अब इस रिक्तता की पूर्ति प्रताप के रूप में हुई। इसलिए राजस्थान में छोटे छोटे राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा अथवा पुनः प्राप्त करने की आकांक्षा में प्रताप के नेतृत्व को स्वीकार किया। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ईडर, सिरोही, जालौर, बूंदी आदि सभी ने प्रताप से संधि संबंध
स्थापित किए। अकबर उसके एक संगठन को तोड़ता तो प्रताप दूसरा संगठन खड़ा कर देता। वह इस युद्ध के बाद शेष संघर्ष में कभी अकेला नहीं रहा। अगर मुगल ईडर के नारायण दास को प्रताप से अलग करता तो प्रताप जालोर के तातार खा व जोधपुर के चंद्रसेन से सैनिक संगठन कर लेता। मुगल सेनाएं इनके विरुद्ध पहुंचती तो सिरोही प्रताप के साथ मुगल विरोधी अभियान के लिए तैयार मिलता। इसी प्रकार डूंगरपुर बांसवाड़ा बराबर प्रताप सैनिक संयुक्त में बंधे रहे। हल्दीघाटी युद्ध का राजनीतिक ही नहीं अपितु प्रताप की युद्ध नीति पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस युद्ध के अनुभव से प्रताप ने मुगल आक्रमण का सामना करने के लिए त्रिसूत्री युद्ध नीति अपनाई। जनमानस का विशाल पैमाने पर सहयोग, मित्र राज्यों की सेनाओं को अपने अपने स्थानों पर मुगल विरोधी अभियान करना, केवल मात्र छापा युद्ध प्रणाली को अपनाना। प्रताप ने स्वतंत्रता की रक्षा का उत्तरदायित्व अथवा राज्य के सैनिकों तक ही सीमित नहीं रखा, समस्त जनमानस को भी इस उच्च आदर्श के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से ही राज्य का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता का सैनिक बन गया। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि मुगलों के सब प्रकार के प्रलोभन के बावजूद भी अकबर प्रताप संघर्ष भी एक भी व्यक्ति ने प्रताप का साथ नहीं छोड़ा। छापामार प्रणाली को इतना लोग प्रभावशाली ढंग से अपनाया कि प्रताप हल्दीघाटी का युद्ध भी नहीं हारा और मुगल मेवाड़ संघर्ष में विजयी रहा।